226 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको पहले ही 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करा दिए हैं। 3 वीडियो मैंने आपको 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर कवर कराए हैं, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। इस साथ ही हम क्या है ऑब्जेक्ट भी देखते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी और आगे और भी अभी ऑब्जेक्ट की वीडियो आएंगी, तो आपको क्या है प्रैक्टिस करते जाना है। 3 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो मंजिल पानी है, मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है और सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पेपर में 3-3 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और बात करें हमारे पॉलिटिकल साइंस में टोटल दोस्तों आपके 15 अध्याय, यानी पहली और दूसरी पुस्तक को मिलाकर देखा जाए, पहली पुस्तक में आपके 7 अध्याय हैं, फिर आपके आगे के देख लेते हैं, और दूसरी पुस्तक में आपके 8 अध्याय, यानी टोटल आपके 15 अध्याय हैं। तो 15 अध्याय में से केवल आपके ऐसे 4 अध्याय होंगे जिनसे आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो वो कौन कौन से अध्याय हैं जिनसे 3 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं? ओके, तो एमपी बोर्ड ने अब डायरेक्ट बताना बंद कर दिया है, इस तरीके से ब्लूप्रिंट नहीं देता है कि किन किन अध्याय से हम क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हम अपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस से नॉर्मल तरीके से पता लगा सकते हैं और उन्हीं में से आपके हमेशा उन्हीं अध्याय से हमेशा आपके 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं। बता देता हूं कि जैसे आपको कहां से फोकस करना है, तो आपका अध्याय 1 है, तो अध्याय 1 से आपका बनेगा 3 नंबर क्वेश्चन, फिर अध्याय 2 से आपका 3 नंबर क्वेश्चन बनेगा, फिर आपका अध्याय 8 ओके राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। और बाकी दूसरी पुस्तक में कहा जाए तो पहला अध्याय, दूसरी पुस्तक में पहला अध्याय और बाकी नॉर्मल क्रम से गिनती गिनते जा रहे हैं हम, तो आपका ये 8वां अध्याय होगा। फिर आपका 12वां और 13वां अध्याय से, क्योंकि यहाँ आपका फिक्स नहीं रहता है, ये तो आपका हो गया है, और यहाँ से आपका कई 12वां से अध्याय से बन सकता है या 13वें अध्याय से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ओके, तो ये आपका रहते हैं यहाँ इन अध्याय से लगभग आपका क्या है पूछे जाते हैं 3 नंबर के, तो इन्हीं अध्याय से हम क्या है फोकस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। बाकी दोस्तों हम बात करें ओवरऑल, तो मैं आपको क्वेश्चन कवर कराते जा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं आपको जो 4 नंबर क्वेश्चन बताऊँ वो 3 नंबर में आ जाए, 3 नंबर क्वेश्चन बताऊँ 4 नंबर बन जाए, या 2 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। तो वो तो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। मेन हमारा जब टॉपिक क्लियर रहता है तो फिर हमें दिक्कत नहीं होती, चाहे हमसे 2 नंबर पूछ लो 3 नंबर में, उस हिसाब से हम लिख पाएंगे आराम से अगर हमने क्या है वो टॉपिक क्लियर किया है। चलिए देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 3 नंबर में सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है, सोवियत प्रणाली क्या थी, लिखिए। सोवियत प्रणाली क्या थी, क्या लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में अभी आपको क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो फिर भी आपको पढ़ के रखना है। बाकी देखिए मैं विषयों में आपको जब इंपॉर्टेंट बताता हूं, तो जो प्रीवियस ईयर में देखिए 2000 जैसे 25 में आ चुके हैं, तो मैं कह देता हूं कि अब 26 में नहीं आएंगे, कमी चांस है। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल साइंस में देखा जाता है कि लगातार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आप इसी क्वेश्चन को देखिए, सोवियत संघ के विघटन के कारण 2023 में आया तो 2024 में भी रख दिया, और सोचेंगे कि यार 23 में आ चुका तो 24 में कौन आएगा, क्यों आएगा, तो इस प्रकार से। लेकिन आपको सभी क्वेश्चन तैयार करके रखना है। चलिए सोवियत प्रणाली क्या थी, तो इसे देख लेते हैं। 1917 में कि समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य रूप अस्तित्व में आया। उल्लेखनीय है कि यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, समाजवादी आदर्शों और समता मूलक समाज की आवश्यकता से प्रेरित थी। यह व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर समाज को समानता के सिद्धांत पर लड़ने को एक बड़ा प्रयास था। सोवियत प्रणाली को बनाने वाले ने ऐसा करने हेतु राज्य तथा पार्टी की संस्था को प्राथमिक उपयोगिता दी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की आधारशिला वहां की कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसने कि अन्य राजनीतिक दल तथा विपक्ष को पनपने का मौका ही नहीं दिया। ये आपके सोवियत प्रणाली के बारे में दिया हुआ है। तो सोवियत प्रणाली क्या थी, तो 1917 में जो समाजवादी क्रांति हुई थी, ओके, इसमें समाजवादी सोवियत गणराज्य एक समझ लीजिए पार्टी अस्तित्व में आई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका विरोध करना, इसके साथ ही समाज को क्या है समाज में समानता फैलाना, समाज में समानता फैलाना। जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसको समाप्त कर समाज में, मतलब किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए हैं, किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा असमानता थी। उस असमानता को समाप्त करके ओके व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करके समाज में समानता लाने के सिद्धांत पर ये काम कर रही थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सोवियत संघ के विघटन के कारण इसके आने के हाई चांस है 2023 में, 24 में, 26 में आपका आ सकता है। तो अच्छे से आपको तैयार करके रखना है, बहुत हाई चांस रहने वाले हैं। सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ उसके कारण आपको बताने हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, पढ़ लीजिएगा। पहला है 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति पहुंच गई थी। फिर सोवियत संघ के प्रतिवर्ष खाद्यान्न आयात लगातार बढ़ता जा रहा था, चाहता था, यानी खाद्यान्न देश में तक खाद्यान्न नहीं हो पा रहा था, तो विदेशों से क्या ये खाद्यान्न मंगा रहे थे। 1970 के दशक में अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा गई और अंततः ठहर गई। ओके, और बाद में क्या है जो विदेशों ने भी क्या है खाद्यान्न देना मना कर दिया, तो इससे ये क्या पूरी व्यवस्था की चरमरा गई। हालांकि सोवियत संघ के नागरिकों के परिश्रम की दरें लगातार बढ़ी, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वह 50 देशों की प्रतिस्पर्धा में काफी पीछे रह गया। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक प्रकार की उपभोग वस्तुओं की भी क्या कमी आ गई।
आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके। सोवियत संघ के लोग तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों की धीमी गति से असंतुष्ट थे। यानी जो समय के तत्कालिक राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, वो सुधार करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन बहुत धीमी गति से कर रहे थे, इसलिए वहां की जनता उनसे क्या है संतुष्ट नहीं थी। तो ये दोस्तों आपके दिए सोवियत संघ के विघटन के कारण, अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा, कोई 3 आपको कारण लिखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरने के कारण क्या है? पहला, सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली अत्यधिक आधुनिक व उन्नत प्रकार की थी। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन जिसमें खनिज तेल, लोहा इस्पात, मशीनरी उत्पाद प्रमुख रूप से सम्मिलित था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व की अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा विकसित हुई। तो क्या बताया जा रहा, पॉइंट आपको याद रखना है। पहले जो संचार प्रणाली अत्यधिक आधुनिक उन्नत थी, इसके साथ ही विशाल ऊर्जा संसाधन थे, खनिज तेल, लोहा इस्पात, मशीनरी उत्पाद इसमें प्रमुख है। इसके बाद अमेरिका को छोड़कर बाकी जो इतने भी अन्य देश हैं, उन देशों की तुलना में सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा विकसित हुई। तो ये है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उभरा। नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 परिणामों को लिखिए। एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका ये 26 में ये भी आ सकता है। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? पहला, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में शेष बचा था तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर उसका वर्चस्व स्थापित हुआ। फिर सोवियत संघ के सभी गणराज्यों की आजादी के बाद रूस का नेतृत्व किसने किया? बोरिस येल्त्सिन द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को सदस्य बनाया गया। तीसरी दुनिया के देशों में जो समझौते पूर्व सोवियत संघ ने किए थे उनका निर्माण उत्तरदायित्व अब क्या रूस ने किया था। समझ में आ रहा होगा कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो क्या क्या परिणाम देखने को मिला कि पहले क्या 2 शक्तियां थी। ओके, पहले 2 शक्तियां थी, एक आपकी अमेरिका वाली और एक सोवियत संघ वाली। ओके, सोवियत संघ वाली लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ से जो कई सारे नए देश बन गए, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो अब केवल 2 शक्तियां थी, द्विध्रुवता। लेकिन 2 ध्रुव थे, लेकिन अब केवल अमेरिका बची, क्योंकि अब क्या है सोवियत संघ तो है खंडित हो चुका है। इसके बाद ही क्या हुआ, जो सोवियत संघ ने जो वादे वगैरह किए थे अन्य देशों से, तीसरी दुनिया के देशों समझौते किए थे, उसका निर्माण किसने किया? अब सोवियत संघ तो बचा ही नहीं है। कौन बचा? रूस मैंने इसमें लीडर था, तो रूस ने किया। पर सोवियत संघ ने जितने गणराज्य अलग हुए थे उन्होंने स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी अपनी शक्तियों में क्या वृद्धि कर ली थी। तो ये है उसके परिणाम। सोवियत संघ के परिणाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के रखना है। शॉक थेरेपी के 3 परिणाम आपको पूछे जा रहे हैं। एमपी एग्जाम 22 में आ चुका है, अभी 25 में आपका आया था। ओके, तो जैसे 25 में आया तो उनको थोड़ा सा कम चांस है, ओके, आने के चांस है लेकिन कम चांस है, तो उनको थोड़ा सा कम पढ़ के बाकी जो क्वेश्चन बचे उनमें थोड़ा ज्यादा फोकस करिए और ज्यादा मेहनत से आपको तैयार करना है। शॉक थेरेपी के परिणाम दिए हुए क्रम से परिणाम दिए हैं कि 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी लोगों को उपभोग के उस चरम उत्कर्ष तक न ले जा पाई जिसका उसने वायदा किया था। शॉक थेरेपी ने जहां संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस महस हो गई, वहीं लोग भयंकर बर्बादी से होकर गुजरना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण रूस का नियंत्रण औद्योगिक ढांचा है वो चरमराकर धाराशाही हो गया। शॉक थेरेपी का परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति में वृद्धि हो गई, यानी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में आशाजनक गिरावट आ गई, क्योंकि जो उसकी मुद्रा है उसकी वैल्यू में कमी हो गई। देश की मुद्रास्फीति इतनी बड़ी कि जमा पूंजी भी डूब गई। प्राचीन व्यापारिक ढांचा छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन उसकी जगह कोई नवीन वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी। नेक्स्ट है, हालांकि आर्थिक बदलावों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए उसे पर्याप्त स्थान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्यात का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। ये आपके शॉक थेरेपी के परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोवियत प्रणाली के कोई 4 अवगुण या दोष लिखिए। 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, तो 26 में आपका ये भी आ सकता है। तो एकदम प्योर हम सिलेक्टेड देख रहे हैं जो हमेशा आते रहते हैं आपके। सोवियत प्रणाली के 4 आपको दोष बताने हैं, अवगुण बताने हैं, तो देख लेते हैं। तो ये क्रम से आपके दिए हुए हैं दोष, और सोवियत प्रणाली के ये दोष दिए क्रम से आपको तैयार करना है। पहला है कि सोवियत प्रणाली पूर्ण रूपेण नौकरशाही द्वारा नियंत्रित थी, अतः वह निरंतर सत्तावादी होती चली गई। जनसाधारण का जीवन लगातार मुश्किल भरा होता चला गया। यानी नौकरशाही, यानी इसमें क्या है, सोवियत प्रणाली में कहा जाए पर राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। ओके, तो उन्हें मेन जो आम जनता है उससे ज्यादा मतलब नहीं रहता था, वो अपने क्या है सुखों का सोचा करते थे और उनका सही चल रहा तो मतलब सबका सही चला इस टाइप का था। इसलिए क्या हुआ, जो जनसाधारण का जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल होता गया। सोवियत प्रणाली जो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ नहीं कर पाई और पश्चात देशों की अत्यधिक पश्चात देशों से पिछड़ गई। सोवियत संघ के हथियारों के निर्माण में देश की आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया।
ओके। ये क्या है, सोवियत संघ है, अब लगातार क्या अपने जो अमेरिका है, अमेरिका से युद्ध करने की तैयारी में रहता था। ओके, अमेरिका को नीचे दिखाने का प्रयास करता था, उसके लिए लगातार वो हथियारों का निर्माण कर रहा था। ओके, इसलिए पूरा जो पैसा है वो किसमें, हथियारों में लगा दिया। तो इससे जो मेन उसकी जो टेक्नोलॉजी है और अन्य महत्वपूर्ण कार्य उनको वो पिछड़ते चले गए। कम्युनिस्ट पार्टी के कठोर दलीय अनुशासन वाले सोवियत संघ में समस्त संस्थाओं पर साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण था। दल वहां की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। सोवियत, अब यहाँ भी मेन पॉइंट है कि सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूस अत्यधिक वर्चस्वशाली था। 15 गणराज्यों से बल का बना था आपका सोवियत संघ, उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली था वो रूस था। ओके, उसी की हमेशा सरकार बनती थी, तो इससे सरकार उसी की रहती थी। तो इसलिए क्या करता था, वो केवल अपने राज्य के बारे में सोचता था, अन्य राज्यों की, अन्य जो राज्य हैं उनकी उपेक्षा करता था। अन्य राज्यों की गणराज्य की उपेक्षा करने से क्या हुआ कि वहां की जो जनता थी असंतुष्ट हो गई। तो शेष 14 गणराज्य के नागरिक स्वयं को क्या उपेक्षित और दबा हुआ मानते थे। ये भी क्या है, सोवियत प्रणाली के क्या एक बहुत बड़ा दोस्त था। ओके, तो ये आपको क्या तैयार करके रखिएगा, कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, गोर्बाचेव सोवियत व्यवस्था में सुधार क्यों चाहते थे। गोर्बाचेव क्या है, सोवियत व्यवस्था में सुधार चाहते तो क्या कारण है, तो सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली नौकरशाही का शिकंजे कसता चला गया, जिससे सोवियत प्रणाली सत्तावादी हो गई और नागरिक जीवन का कठिन हो गया। सोवियत संघ को पश्चिमी देशों के साथ सूचना और औद्योगिकी के क्षेत्र में बराबरी करने के लिए सुधारों की आवश्यकता थी, क्योंकि बहुत ज्यादा पिछड़ चुकी थी। ओके, इसलिए क्या है, बराबरी करना चाहती थी जो पश्चिमी देशों के साथ। और सोवियत संघ की जनता तथा स्वयं गोर्बाचेव ने भी यही महसूस किया, अनेक वर्षों से उनके देश, इसके साथ ही सोवियत संघ की जनता और गोर्बाचेव ने महसूस किया, अनेक वर्षों से जो उनके देश की अर्थव्यवस्था की गति क्या अवरुद्ध हो चुकी है, उनकी जो गति है अर्थव्यवस्था की वो रुक चुकी है। इससे देश में उपभोक्ताओं और वस्तुओं की बड़ी कमी महसूस हो गई था, सुधार की आवश्यकता थी। नेक्स्ट दोस्तों आपको पढ़ के रखना है, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र कीजिए। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है और हम देख रहे हैं एक दो क्वेश्चन किस घुमा फिरा के रख देता है या बुकों से उठा देता है, तो हमें हर प्रकार के क्वेश्चन में आपको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, कि मैं चाहता हूँ कि एकदम मतलब पूरा जैसे प्रकार से हिस्ट्री का पेपर कंप्लीट हमने तैयार किया है, कंप्लीट उसी से फंसा था, तो जो क्वेश्चन मैं बताऊँ उसी से आपका एग्जाम में आने वाला है। तो मैं हर प्रकार के क्वेश्चन आपको कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। 3 विशेषताएं आपको बतानी, तो सोवियत अर्थव्यवस्था बता रहे थे, मतलब मैंने आपको क्या सोवियत अर्थव्यवस्था की आपको विशेषता बतानी है। तो पहली ये समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में रहती है और सोवियत अर्थव्यवस्था में भूमि तथा अन्य उत्पादक समस्याओं पर भी राज्य का ही स्वामित्व और नियंत्रण होता है। तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सोवियत संघ पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गए क्यों, तो जो कि अब ये 3 पॉइंट बताया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सोवियत संघ है वो पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे हो गई, हम लगातार भी पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके क्या कारण है, तो इसके कारण आपको मैंने यहाँ बताना है। तो सोवियत संघ की आर्थिक संस्थाएं कमजोर हो चुकी थी, इसलिए कई सालों से अर्थव्यवस्था अवरुद्ध हो गई, रुक चुकी थी। इसके साथ ही सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान में लगा दिया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ा और पश्चिमी देशों की तुलना में बिछड़ गए। सोवियत संघ ने अपने पूर्वी यूरोप के अपने पिछलंगू देशों के विकास में खर्चे किए ताकि वे क्या सोवियत नियंत्रण में बने रहें। इसके साथ ही जो उनके गणराज्य थे ओके, उनमें भी थोड़ा बहुत खर्चा किया ताकि वो क्या है हमारे अलग ना हो। ओके, लेकिन फिर भी बाद में क्या है ये उससे संबंधित जो गणराज्य थे, बाकी 14 गणराज्य थे, उनको ये संतुष्ट ना कर पाए। ओके, और फिर वो क्या सोवियत संघ का विघटन हो गया। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अगर आप क्या है प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ओके, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, इस साथ ही 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की अलग से महत्वपूर्ण प्रश्न, अलग से ऑब्जेक्टिव चाहते हैं ओके प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको करना है 12th पॉलिटिकल साइंस कोर्स ज्वाइन कर लेना है। प्ले स्टोर से सारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ले लेना है। वैसे भी पॉलिटिकल साइंस की कोर्स की फीस बहुत कम है और जैसे ही दोस्तों आप पॉलिटिकल 80 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, सीधे दोस्तों आपको 100 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, यानी नाम मात्र की फीस में कंप्लीट दोस्तों आपको कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा मटेरियल रहेगा। आसानी से दोस्तों आप पहले तैयारी कर पाएंगे, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे, बार बार आप रिवीजन भी कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल आपको दिया जाएगा। तो आपको क्या कोर्स ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, यूरोपीय संघ की कौन सी विशेषताएं उसे एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आपका ये आ चुका है। ओके, तो ये आपने हाई चांस है आपके अभी 26 में आ सकता है, तो अच्छे से तैयार कर रखिएगा। यूरोपीय संघ है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे वो एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बन सका है। क्रम से दिया हुआ पॉइंट वाइज पॉइंट है। पहला है, दीर्घ समय अवधि में निर्मित यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से परिवर्तित होकर राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया।
पहले जो बना था केवल इसका काम था आर्थिक सहयोग करना, यानी से जो संबंधित देश से जुड़े देश हैं उनको अगर वित्तीय सहायता चाहिए तो वित्तीय सहायता उन्हें देना। लेकिन ये धीरे धीरे बदल कर आर्थिक सहयोग तो करता ही है, इसके साथ इसने एक राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। राजनीतिक स्वरूप का मतलब है कि यह एक विशाल राष्ट्र के रूप में भांति काम करने लगा। इस यूरोपीय संघ ऐसे काम कर रहा था जैसे कोई वो देश हो। इसका अपना एक अलग एक संविधान था, ओके, अलग ही एक झंडा था, अलग ही इसका गीत चलता था और एक अलग इसकी क्या है स्थापना दिवस था और इसकी मुद्रा भी चलती थी। ओके, तो इसने मतलब पूरे एक देश के भांति काम करने लगा। इसका झंडा भी है, मुद्रा भी है, गीत भी है, स्थापना दिवस भी है, तो ये सब रहा। ओके, तो पॉइंट समझ गए होंगे पहला। दूसरा है यूरोपीय संघ द्वारा संयुक्त विदेश और सुरक्षा नीति बना ली। इसने सोवियत गुट से अलग हुए नए देशों को स्वयं के साथ मिलाने का भरसक प्रयास किया। इसने जो सोवियत संघ से गुट अलग हुए, ओके, जो सोवियत गुट से अलग हुए जो भी देश सभी देश है उनको मिलाने का पूरा प्रयास किया। इसके साथ ही अपनी विदेश नीति और सुरक्षा नीति इसने बनाई। नेक्स्ट है जहां इनका सदस्य देश फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, वहीं यूरोपीय संघ में अनेक सदस्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में भी शामिल किया गया। इस तथ्य के कारण यह अमेरिका शायद सभी देशों की नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ हुआ। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ ने कूटनीति, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक प्रभाव अत्यधिक है। 2005 में यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी जिसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था। इसकी मुद्रा यूरो ने अमेरिकी डॉलर को भी पीछे छोड़ दिया था। तो ये हो जाता है मतलब इतना प्रभावशाली हो गया कि 2005 में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जबकि ये कोई देश नहीं है, ये कोई एक संघ है। ओके, और संघ ने इतना देश के भांति काम किया, इतनी ज्यादा उन्नति की कि इसने क्या है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। तो ये बताया जा रहा था, पॉइंट आप समझोगे। तो ये विशेषताएं हैं यूरोपीय संघ की जिससे ये क्या है प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बन सका। नेक्स्ट आपको तैयार करना है आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य लिखिए। बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आ चुका है, 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका ये 26 में आ सकता है, पढ़ के रखिएगा। तो वैश्विक समुदाय में आसियान की अपनी विशेष पहचान, क्षेत्रीय पहचान बनाना, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक वैकल्पिक शक्ति के केंद्र के रूप में सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय माध्यम से क्षेत्रीय हितों में सुरक्षा करना, आसियान शैली द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों को आपसी विवादों का सर्व समाधान करना, आर्थिक मदद, निवेश, श्रम इत्यादि से मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाते हुए क्षेत्रीय राष्ट्रों में अमेरिकी वर्चस्व को एक प्रभावी रूप में कम करना। यह है आसियान विजन 2020 के उद्देश्य, तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारण लिखिए। चीन की अर्थव्यवस्था के क्या उत्थान हुए, उत्थान के क्या कारण थे। एबीओडिज्म 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आपका रिपीट हो सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण पहला क्या है कि चीन के जो नेता माओ ने नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को बाहर दुनिया से पृथक रखा। अन्य शब्दों में कहा जाए तो चीन के विकास में अपने लोगों का विकास, देश के बाहर आयात निर्यात प्रतिबंध कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, चीन के जो नेता थे माओ, जब चीनी क्रांति हुई तो उन्होंने क्या है जो ये वैश्वीकरण प्रतिबंध लगा दिए, मेन था आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए। यानी चीन का जो सामान है चीनी में रहेगा और वही के लोग उपयोग करेंगे, इसका सामान जो चीन का बाहर नहीं जाएगा। इस साथ ही जो बाहरी सामान है वो भी क्या है चीन के अंदर नहीं आएगा, ये कर दिया। इस साथ ही चीन ने कृषि तथा उद्योगों का निजीकरण किया और तत्पश्चात विश्व व्यापार संगठन में शामिल होकर वैश्विक पहचान बनाने में सफल हुआ। ये उत्थान के उसके कारण थे। चीन ने खुले द्वार की नीति का अनुसरण किया। ऑब्जेक्ट में कई बार पूछा जा सकता है और आ सकता है कि खुले द्वार की नीति किसने अपनाई। खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई। इसका अभिप्राय यह था कि संसार का कोई भी देश अपनी व्यापारिक गतिविधि कर सकता है, अर्थात वहां पर निवेश कर सकता है। फिर क्या है चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई, यानी पहले दरवाजे बंद थे, पहले क्या है दरवाजे बंद थे, फिर दरवाजे खोल दिए गए। क्योंकि पहले क्या है कोई भी सामान अंदर आ सकता था चीन के, ना ही बाहर जा सकता था। लेकिन अब खुले द्वार की नीति नहीं, अब कोई भी विदेशी सामान क्या है चीन में आकर आ सकता है और जो चीन का सामान था वो क्या विदेशों में जा सकता था। ये है उत्थान के प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत चीन के मतभेदों के 4 कारण आप बताना है। एमडीएम 30 में आ चुका है, 25 में आ चुका है। ओके, आने के से थोड़ा कम चांस है अभी आपको 25 में आता, लेकिन आपको पढ़ के रखना है। थ्योरी में दिया हुआ है, आप ऐसे पॉइंट वाइज पॉइंट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल आपको दिया हुआ। ओके, जिसमें थ्योरी में दी थी तो उसे आप क्या पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इस पार्ट से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो इसे भी देख लीजिएगा। यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 आपको कारण आपको क्या संक्षेप में बताने हैं। यूरोपीय संघ गठन हुआ, क्यों गठन हुआ, क्या कारण थे, तो इसका गठन कारण देख लेते हैं। तो दूसरे महायुद्ध के भीषका यानी मार से त्रस्त पस्त यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को पुनः गतिशील बनाना जरूर हो गया। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो यूरोप के जितने भी देश थे उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि पूरी बिगड़ गई स्थिति। तो उसको पुनः अच्छे से गतिशील लाने के लिए एक संघ बनाने की आवश्यकता थी। दूसरा, यूरोप ने इन देशों ने सबसे पहले कोयले एवं इस्पात की कमी महसूस की, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योग धंधे तथा कारखाने बंदी के कगार पर पहुंच गए। अतः सर्वप्रथम अप्रैल 1951 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का विघटन किया गया। फिर इसी प्रकार परमाणु ऊर्जा व्यापार में वृद्धि हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय ऊर्जा समुदाय का भी प्रादुर्भाव हुआ।
तो ये है आपके यूरोप का गठन का कारण। मेन कारण यही था कि दूसरे युद्ध के बाद क्या हुआ, जो यूरोप के जितने भी देश थे उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, एकदम खराब हो चुकी थी। तो गतिशीलता लाने के लिए एक संघ की आवश्यकता थी, यूरोप संघ बना। इस साथ ही लोग कोयले और इस्पात की कमी महसूस हुई, तो कोयले और इस्पात को किस प्रकार से पूर्ति की जाए उसके विचार के लिए क्या उसके नियंत्रण विचार के लिए यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बना, जो कि क्या है, यूरोपीय संघ का एक हिस्सा है। और इसी प्रकार से परमाणु ऊर्जा के व्यापार में वृद्धि के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना, यूरोपीय ऊर्जा समुदाय बना, जो भी क्या यूरोपीय संघ का एक हिस्सा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चीन द्वारा अपनाई गई नवीन आर्थिक नीतियों के क्या दुष्परिणाम दिखे। चीन ने नई अपनी एक आर्थिक नीति बनाई, तो उसके दुष्प्रभाव क्या चीन को देखने को मिले। तो ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है कि देश में हुए नए आर्थिक सुधारों में प्रत्येक चीनी नागरिक को फायदा नहीं मिल सका। चीन ने नई आर्थिक नीति फलस्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि हो गई। पहला पॉइंट रखिए, बेरोजगारी में वृद्धि हुई इस आर्थिक नीति से। इसके साथ ही पश्चात देशों अथवा जापान के अपेक्षाकृत करोड़ों चीनी निम्न स्तरीय जीवन जी रहे थे। देश मतलब इससे क्या हुआ, पहला तो बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों का जीवन स्तर घटा। ओके, शॉर्ट में आपको याद करके रखना है, फिर अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। चीन की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था में पर्यावरण को अत्यधिक क्षति और नुकसान पहुंचाया। चीन में जंगल, वन संपदा तथा वन्य प्राणियों को काफी नुकसान पहुंचा तथा जलवायु और ध्वनि प्रदूषण में निरंतर बढ़ता चला गया। चीन में नवीन आर्थिक व्यवस्था के फलस्वरूप भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। जैसे जैसे चीन उदारीकरण और वैश्वीकरण में गति प्रदान करेगा, आर्थिक दोष और भ्रष्टाचार का बढ़ता जाएगा। तो ये तो भ्रष्टाचार देखने को मिला। ओके, और पर्यावरण को हानि पहुंची। इसके साथ ही बेरोजगारी में वृद्धि हो गई और चीनी जो व्यक्ति हैं उनके जीवन स्तर में कमी आई। तो ये आपके थे दुष्प्रभाव। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आसियान संगठन के उद्देश्य लिखे हैं। 24 क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपका आ सकता है 26 में तैयार करके रखिएगा। तो आसियान का गठन भी आ सकता है और उद्देश्य भी आ सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उद्देश्य रहने वाला है। गठन पूछा जाए तो गठन के पॉइंट आपको ये दी, तो पढ़ के आप करके आसियान गठन किस प्रकार से होता है वो बातें यहाँ आपको बताई जा रही। तो आसियान के गठन के बारे में दिया है, जैसे देख लीजिएगा, नॉर्मल आपको पढ़ के रखना है। मेन आपका रहने वाला उद्देश्य। ओके, आसियान के उद्देश्य क्या हैं, तो आसियान के उद्देश्य ये दिए हुए हैं, तो ये आपको पढ़ के रखना। अगर पेपर में आता है आसियान के उद्देश्य लिखिए, तो आपको केवल इतना बताना आसियान के उद्देश्य, ये पॉइंट आपको लिखना है कि क्या उद्देश्य रहता है। क्षेत्र की आर्थिक संबंधी सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को प्रोत्साहन देना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्र में एक समान हित के मुद्दों का सक्रिय सहयोग बढ़ाना, कृषि एवं उद्योग के विकास हेतु सक्रिय सहयोग प्रदान करना। ये सब रहे आसियान के उद्देश्य, तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमने कहा 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर कर लिए हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं। ओके, कुछ अध्याय के हमें 1-2 अध्याय के और क्वेश्चन है जहां से आपके 3 नंबर वाले बनने हैं, उन्हें हमें अभी और कवर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपके कवर करा दूंगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।